नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो शुद्ध सियासत। मैं हूं आपके साथ आलोक द्विवेदी। हरियाणा में बीजेपी ने 67 विधानसभा प्रत्याशियों के टिकट की घोषणा की और इसके साथ ही पूरे राज्य में जगह जगह बीजेपी नेताओं की बगावत शुरू हो गई। बड़े नेताओं की सीट को छोड़ दें तो ऐसी कोई सीट नहीं बची है जहां पर असंतोष के सुर नहीं उठ रहे हों। अब तक करीब 20 नेताओं ने तो बीजेपी छोड़ने का ऐलान भी कर दिया है। बीजेपी ने घोषित 67 उम्मीदवारों में हर समीकरण साधने की कोशिश की है और परिवारवाद और दल बदलुओं को टिकट न देने जैसे सिद्धांत को भी किनारे कर दिया है। बीजेपी ने कांग्रेस के भूपिंदर हुड्डा फैक्टर का काउंटर करने के लिए 13 टिकट जाट नेताओं को दिए गए। सबसे ज्यादा 17 ओबीसी उम्मीदवार बनाए गए हैं। ब्राह्मण, पंजाबी और वैश्य समुदाय के अलावा 8 महिलाओं को भी मैदान में उतारा गया है। 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी से निपटने के लिए करीब 25 से ज़्यादा उम्मीदवार नए उतारे गए हैं और 2 मंत्रियों समेत 9 विधायकों के टिकट काट दिए गए हैं। सीएम नायब सिंह सैनी समेत 4 विधायकों की सीट बदल दी गई है और दूसरी पार्टियों से आए 10 नेताओं को टिकट थमा दिया गया है। इस चक्कर में जिन दावेदारों को टिकट नहीं मिला उनमें से हिसार से उद्योगपति और सांसद नवीन जिंदल की मां सावित्री जिंदल, हिसार से लोकसभा चुनाव लड़ चुके रणजीत चौटाला, पूर्व मंत्री कृष्णा कांबोज, कविता जैन, बच्चन सिंह आर्य, मौजूदा विधायक लक्ष्मण नापा और पिछला चुनाव लड़ चुके अंतर्राष्ट्रीय पहलवान बबीता फोगाट और योगेश्वर दत्त जैसे बड़े नाम शामिल हैं। अब इनका असंतोष खुलकर सामने आ रहा है और कई नेताओं ने तो निर्दलीय या दूसरी पार्टियों से चुनाव मैदान में उतरने की घोषणा भी कर दी है। ये हाल तो तब है जब हरियाणा में बीजेपी की स्थिति ठीक नहीं बताई जा रही है। इतनी बड़ी बगावत एक तरफ तो बीजेपी की मुसीबतें बढ़ा सकती है तो दूसरी तरफ ये बीजेपी जैसी अनुशासित पार्टी के संगठन की कमजोरी भी दिखा रही है। इसलिए आज शुद्ध सियासत में सवाल उठाना जरूरी है कि क्या व्यापक असंतोष का आकलन नहीं कर पाई बीजेपी का लोकल नेतृत्व? दावेदारों का असंतोष क्या बीजेपी की चुनावी संभावनाओं पर असर डालेगा? क्या चुनाव के लिए पार्टी की विचारधारा और सिद्धांत से भी परहेज नहीं? ये तमाम सारे सवाल जिनका जवाब अपनी चर्चा में हम तलाशेंगे। हरियाणा चुनाव नज़दीक है और उसको लेकर ही ये चर्चा, चूँकि कल ही बीजेपी की लिस्ट आई है और उस पर हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ जो खास मेहमान हमारी इस चर्चा में जुड़ने वाले उनमें से बीजेपी की तरफ से लाडी पाल जी हमारे साथ रहेंगे, कांग्रेस की तरफ से नितिन दुबे जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और पॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में संदीप चौधरी जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और सबसे पहले तो मैं लाडी पाल जी से ही ले लेता हूँ। लाडी पाल जी, कई दिन बाद हम लोग मिल रहे हैं। पहली लिस्ट में ही बवाल मचा पड़ा है, पार्टी से नाराज नेताओं की लिस्ट लंबी होती जा रही है। हमने तो अभी 20 ही गिनाए, लेकिन कुछ और लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं। रणजीत चौटाला, ये पूर्व मंत्रियों की बात बता रहा हूं मैं, रणजीत चौटाला और विधायक जी लक्ष्मण नापा, शमशेर गिल पार्टी छोड़ चुके हैं। योगेश्वर दत्त ने भी नाराजगी के संकेत दे दिए। आज उनका एक्स में पढ़ रहे थे, उन्होंने बहुत तंज कसा था पार्टी के ऊपर। और सावित्री जिंदल, ये तमाम सारे नाम हैं। कैसे डैमेज कंट्रोल करेंगे आप लोग? देखिए आलोक जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की पहली लिस्ट रात जारी हुई है, उसी कड़ी के अंदर हमारे चुनाव गठबंधन की जो हमारे चुनाव प्रभारी हैं, हरियाणा के धर्मेंद्र प्रधान जी, सह प्रभारी विपुल कुमार देव जी और प्रदेश भाजपा सह प्रभारी सतीश पुनिया जी और हरियाणा के बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सैनी जी और पूर्व में मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी और कैबिनेट मंत्री, वर्तमान में कैबिनेट मंत्री मनोहर लाल जी और तमाम भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे शीर्ष नेतृत्व होता है, उन्होंने बहुत समझ करके ये जो भारतीय जनता पार्टी संगठन की दृष्टि से जो टिकटें आई है, मैं समझता हूँ कि एक बहुत अच्छी बढ़िया से उन्होंने पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर टिकटों का जो मंथन करके चिंतन करके जारी किया, जिताऊ कैंडिडेट दिए हैं। उसी एक कड़ी के अंदर कुछ पैराशूट जो कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी ने दिए, वो मेरी विधानसभा भेवा के अंदर भी एक बहुत बड़ा, आज भारतीय जनता पार्टी के तमाम पदाधिकारी एकत्रित हुए
और पैराशूट के माध्यम से जिस तरह से हमारे यहाँ पे पेहवा विधानसभा के अंदर अजराना जी को उतार दिया गया, उनकी बहुत ज्यादा आज बगावत हुई है। सभी पदाधिकारियों ने इकट्ठे होकर के उनके गो बैक के नारे लगाए हैं। आज कई जगह इस तरीके के कैंडिडेट दिए गए हैं लाडीवाल जी। आलोक जी, देखिए मैं उसी बात पे चर्चा करना चाहता हूं कि जिस तरह से जिसको टिकट मिलना चाहिए था, जो लोकल कैंडिडेट को पेहवा से टिकट मिलना चाहिए, 2014 के से पहले भी और 2014 के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी ने पेहवा विधानसभा के अंदर बाहर का कैंडिडेट थोपा। उसके बाद 2019 के अंदर भी पैराशूट के माध्यम से कैंडिडेट थोपा। परंतु मैं ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासन की पार्टी है, संगठन की पार्टी है। उसी दृष्टि के अंदर आज जो कमलजीत अजराना जी को पैराशूट के माध्यम से रात को उनकी अनाउंसमेंट जो हुई है, आज सुबह भारतीय जनता पार्टी पेहवा विधानसभा के सभी जो कार्यकर्ता थे एक छत के नीचे आए हैं। मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी संगठन को और माननीय मुख्यमंत्री जी को और हमारे चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान जी को पुनः से इस सीट पर विचार करना पड़ेगा और आप जिन सीटों के नाम ले रहे हो उन पर भी विचार करना पड़ेगा, तभी जाके भारतीय जनता पार्टी की जीत यहाँ से निश्चित हो पाएगी। ठीक है लाडीपाल जी। संदीप जी, पहली लिस्ट में जो 67 नाम आए हैं उनमें से 14 ओबीसी को टिकट दिया गया है, 13 जाट, 13 दलित नेताओं को भी टिकट दिए गए हैं, 8 महिलाओं को टिकट दिए गए हैं। एंटी इनकम्बेंसी से निपटने के लिए पार्टी ने पूरी कोशिश की है, लेकिन क्या ये कोशिश कामयाब हो पाएगी? क्योंकि लाडी जी जो बोल रहे हैं वो एक अच्छा संकेत नहीं है। उनके ही क्षेत्र में पैराशूट प्रत्याशी दे दिया गया है। लाडी जी जो बता रहे हैं, हमारे साथ बीजेपी के नेता के रूप में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी, बीजेपी के नेता बता रहे हैं हरियाणा की राजनीति में ये लगभग हर विधानसभा में ये कहानी है। तो पार्टी के लिए मुश्किलें तमाम हैं। एक तो देखिए 10 साल इनकी आवाज नहीं आ रही है लोग से एंटी इनकम्बेंसी भी है। उसके बाद टिकटों का वितरण इस तरीके से होना और जिस तरीके से किरण चौधरी हो, चाहे अशोक तंवर हो, चाहे बिश्नोई हो परिवार हो, जितने भी कांग्रेस के कांटे थे एक तरीके से वो सब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। और बीजेपी के जो अपने कार्यकर्ता हैं, जो रूट लेवल के कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने 2014 में बीजेपी की सरकार बनाई थी, उन लोगों का इग्नोर करना कहीं ना कहीं इस बार बीजेपी को भारी पड़ रहा है। और इसीलिए हमें दूर से दिखाई देता है और हर एक्सपर्ट बोल सकता है कि आज की तारीख में कांग्रेस का पलड़ा बहुत ज्यादा भारी हो चुका है। और बीजेपी को, बीजेपी के ही जो अंदरूनी नाराजगी है, बीजेपी के जो अपने नेता हैं, वो ही चुनाव हरवा सकते हैं। जी बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है। नितिन जी, आपके यहाँ तो हालांकि अभी लिस्ट आई नहीं, हो सकता है आज रात तक आ भी जाए। आपके यहाँ तो सेटिंग गेटिंग का फार्मूला तय हो गया, यानी कि सभी विधायकों को टिकट दिए जाएंगे, जो भी जितने भी विधायक हैं आपके सबको टिकट दिया जा रहा है। लेकिन आपके सहयोगी दलों को लेकर जो फार्मूला है उसमें अभी सहमति नहीं बन पाई है। कहीं ये लोग जो आपके सहयोगी दल हैं, इनके जो टिकटार्थी हैं, ये कहीं आपके लिए ना मुसीबत बन जाए। क्योंकि अभी जो स्थिति बीजेपी में देखने को मिल रही है, अगर ये स्थिति बनी तो आपके यहाँ भी यही स्थिति देखने को मिलेगी। जी, कांग्रेस में सामान्य है, जो उठापची है वो भारतीय जनता पार्टी में है और कांग्रेस के सभी उम्मीदवार हरियाणा की जनता के सामने होंगे और पूरी सहमति के साथ होंगे। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी आज हरियाणा में भुगत रही है वो अपनी करनी का फल है। जिस तरह इन्होंने मध्य प्रदेश में इवन की प्रदेश में मुंबई हो, उत्तर प्रदेश हो, कोई आप स्टेट ले लें, बंगाल हो, वहां भारतीय जनता पार्टी की एक पॉलिसी होती है अंग्रेजों की तरह, फूट डालो और राज करो। इसी पॉलिसी उन्होंने ब्रिटिश जो कंपनी है उसकी तरह, ईस्ट इंडिया कंपनी जो आई थी भारत में, उसी तरह उसी पैटर्न से जो है भारतीय जनता पार्टी ईस्ट इंडिया पार्टी में आई है। साम दाम प्रलोभन ये सब देकर अपने अंडर में व्यक्ति को किया जाता है, नेताओं को। और दूसरी बात मैं यहाँ बताता हूँ कि विद्रोह भारतीय जनता
पार्टी हरियाणा में ही नहीं है, विद्रोह मध्य प्रदेश में भी है। और अचानक विद्रोह भारतीय जनता पार्टी के लिए नई खबर नहीं है, ब्रेकिंग नहीं है कि हरियाणा में विद्रोह है। मध्य प्रदेश में इतना विद्रोह है कि आप देखिए कि सीनियर जो लीडर है भाजपा के प्रदेश के, वो मंत्री हैं और मुख्यमंत्री जो है वो नए नवेले हैं। और दूसरी बात, जो निगम मंडलों पे उपकृत लोगों को करना था, जिन नेताओं से इन्होंने वादा किया था कि आपको निगम मंडल अध्यक्ष बनाएंगे, आपको राज्य मंत्री बनाएंगे, वो सब विरोधाभास मध्य प्रदेश में भी बड़े स्तर पर चल रहा है, क्योंकि इसी गुटबाजी और इसी उठापटक के कारण निगम मंडलों के जो पद हैं अध्यक्ष उपाध्यक्षों के, वो पद भरे नहीं गए। उसमें इस खेमे से इतने लोग होना है, इस खेमे से इतने लोग होना है। आप देखते हैं कि बात अपन हरियाणा की कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का मिजाज तो पूरे देश में एक ही तरीके का है और एक ही आइडियोलॉजी है, एक ही उनकी संस्कृति है। तो मध्य प्रदेश या हरियाणा उत्तर प्रदेश को आप अलग नहीं मानेंगे, विचारधारा उनकी वही है जो पूरे देश में समान रूप से लागू हो रही है। अब आप जो हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के साथ हो रहा है, वो ऐसा नहीं है, वो मध्य प्रदेश का भी रिएक्शन है कि जिस तरह आज जो देश की जनता है या हरियाणा के जो बीजेपी लीडर हैं या देश के जो बीजेपी के नेता हैं, वो ये जानते हैं कि आने वाला समय कांग्रेस का है, उसकी शुरुआत जो है हो चुकी है। मोदी जी 2.5 लाख से ज्यादा वोटों से पीछे रहे। आपके पास आऊंगा नितिन जी, आपके पास आऊंगा। ठीक है लाडी जी, कई वो बड़े नाम जिनको पार्टी ने टिकट नहीं दिया, उन्होंने निर्दलीय उतरने का मन भी बना लिया, घोषणा भी कर दी। नाम भी गिना देता हूं आपको, रणजीत चौटाला जी पूर्व मंत्री, सावित्री जिंदल जी, कुछ और भी बड़े नाम हैं जिन्होंने निर्दलीय उतरने का फैसला कर लिया। उन्होंने अपने क्षेत्र में घोषणा भी कर दी कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, बीजेपी ने टिकट नहीं दिया तो कोई बात नहीं, हम निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। ऐसे अगर कैंडिडेट जो आपकी ही पार्टी के निर्दलीय उतरेंगे, निश्चित रूप से पार्टी का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा इससे। तो आलोक जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक अनुशासन है, संगठन। और मैं जो बातें भाई नितिन जी बता रहे थे अभी, तो मैं इनको एक बात बताना चाहता हूं। जो अभी आप बड़ी बड़ी चैनल पे बैठकर डींगे हाँकते हो, आपके भूपेंद्र सिंह हुड्डा अभी CWC की बैठक के अंदर से क्यों भाग खड़े हुए? आप अगर इतने आप हरियाणा के अंदर मजबूत होते तो आम आदमी पार्टी का आप गठबंधन क्यों करते और आपकी वहां पे सहमति नहीं बनती है। और दूसरी बात, अगर बात करूं हिमाचल की, हिमाचल के अंदर आप क्या करने जा रहे हो? हिमाचल के अंदर आपको तनख्वाह देने के लाले पड़ रहे हैं, उल्टा आप जो मुफ्त की योजना जो आपने हरियाणा में आ जाइए लाडी जी, हरियाणा में आ जाइए। मैं एक बात और करना चाहता हूं आलोक जी, मैं ये बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर बिल्कुल मैं जो सच्चाई है उससे भागता नहीं हूं, वो कह देनी चाहिए। अगर वहां पे आप पैराशूट से लेकर के कैंडिडेट आओगे तो वहां पे जो जिस कैंडिडेट ने भारतीय जनता पार्टी के संगठन के कार्यकर्ता ने वहां के लोकल आदमी को तैयारी करी हुई है, उसको निश्चित तौर पे वहां से टिकट मिलना चाहिए। ठीक है, मैं ये कुछ कहना चाहता हूँ। देखिए नितिन जी एक चीज तो मैं भी कहना चाहूंगा कि बीजेपी के अंतरकलह से आप बहुत खुश मत होइएगा। आपके यहाँ भी बहुत अंतरकलह है हरियाणा में, और लिस्ट आने दीजिए, समझ में आ जाएगा आपके यहाँ भी। इनकी तो लिस्ट आने से पहले ही नितिन जी इनके अंदर फूट पड़ चुकी है और हुड्डा जी अपनी अलग पार्टी बनाने जा रहे हैं, ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ। हुड्डा जी की बिल्कुल मानने वाले नहीं है, ना राहुल जी मानते हैं उनकी, ना सोनिया गांधी जी मानती हैं। और जो भूपेंद्र हुड्डा है वो अपने अलग अलाप रहा है, और जो भूपेंद्र हुड्डा है वो अपने अलग अलाप रहा है। पाल साहब आप एक बात सुनिए, देखिए जिस तरह आप बातों को डाइवर्ट करते हैं, आप हरियाणा लोकल विधानसभा चुनाव की बात हो रही है, आप सोनिया जी राहुल जी ये नहीं मानता वो नहीं मानता, ये सब बातें यहाँ करना निरर्थक है। आप तो अपनी पार्टी पर चिंतन कीजिए कि जो इतने लोग निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ेंगे, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ही ताल ठोक दी है, ये आपकी राजनीतिक दुर्दशा के संकेत है भविष्य में। अभी लोकसभा चुनाव में आप अपने ग्राफ को आपने देख लिया, अब लोकसभा चुनाव के बाद पहला हरियाणा विधानसभा चुनाव हो रहा है, तो ये शुरुआत है। उसके बाद और प्रदेश साल दर साल इनके चुनाव होते जाएंगे, लेकिन लोकसभा के बाद जो हरियाणा जो है रीजनल में भारतीय जनता पार्टी अब कहाँ पहुंची है इन 10-12 सालों में, वो आपको विधानसभा चुनाव बताएंगे। लोकसभा चुनाव ने तो बता दिया है कि 10 साल में इनका ग्राफ कम हुआ है, मोदी की नीति और भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी जनता की समझ में नहीं आई,
ये लोकसभा चुनाव से देखिए सीटें ज्यादा होने एक अलग बात है, लेकिन जो प्रतिशत रहा और जहां जहां आप जीतने के लिए बहुत ज्यादा दम भर रहे थे वहां सब जगह आप चुनाव हारे और वोट बैंक भी कम हुआ। तो ये विधानसभा चुनाव जो है अब आपकी रीजनल ताकत को जो है दर्शाएगा। और जो अभी हरियाणा में चल रहा है इस्तीफा और अंतरकलह बहुत ज्यादा है, इससे मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी जो है वहाँ अच्छा परफॉर्मेंस कर पाए। मुझे तो ये लगता है कि कांग्रेस जो है 1 नंबर पे हरियाणा में रहेगी। ठीक है, वो 8 अक्टूबर को पता चल जाएगा। ठीक है संदीप भाई, संदीप जी, ठीक है नितिन जी आपके पास आऊंगा। संदीप जी से एक सवाल ले लेता हूं, फिर आपके पास आऊंगा नितिन जी। हरियाणा के ऊपर ठीक है संदीप जी हरियाणा की राजनीति खराब हुआ है। नितिन जी आपके पास आऊंगा, आपके पास आऊंगा। संदीप जी, हरियाणा की पॉलिटिक्स के 2 बड़ी शख्सियत भजन लाल और बंसी लाल, इन 2 परिवारों का भी पूरा ध्यान टिकट वितरण में रखा गया है बीजेपी की तरफ से। इसके अलावा केंद्र में जो मंत्री हैं राव इंद्रजीत जी, उनकी पसंद को भी तरजीह दी गई, उनकी बेटी को भी टिकट दिया गया, उनके तमाम सारे लोगों को भी टिकट दिया गया है। इसके अलावा हाल में ही पार्टी में आए कुछ और नेताओं को भी इसी तरीके से टिकट दिया गया, जिसका लाडीपाल जी चर्चा भी कर रहे हैं, विरोध भी कर रहे हैं। लेकिन सवाल वही है कि क्या ये तमाम जुगत कामयाब हो पाएगी? देखिए जिस तरीके से हरियाणा बीजेपी में चीजें हमें देखने को मिल रही, दक्षिण हरियाणा में अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं जो पार्टी ये कहती थी कि पार्टी संगठन से चलती है, पार्टी राष्ट्रीय नेतृत्व से चलती है, पार्टी अनुशासन से चलती है, तो पार्टी दक्षिण हरियाणा में राव इंद्रजीत सिंह के सामने झुक गई, क्योंकि राव इंद्रजीत सिंह की नाराजगी स्पष्ट हो चुकी थी। राव इंद्रजीत जी के जो कैंडिडेट थे, अगर उनको टिकट नहीं मिलता तो वो पार्टी के सामने ताल ठोक देते और वो चुनाव लड़ते। उसके बाद जो हरियाणा में बीजेपी की स्थिति है, आप ये देखिए, जो कांग्रेस के नेता थे, कांग्रेस से नाराज होकर, चाहे वो अशोक तंवर हो, चाहे किरण चौधरी जो आपने बंसीलाल परिवार का जिक्र किया, चाहे वो बिश्नोई परिवार हो जो भजनलाल का आपने जिक्र किया, चाहे वो सावित्री जिंदल हो, नवीन जिंदल हो, जितने भी ऐसे परिवार थे जो कहीं ना कहीं कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ाते थे, या समझिए हुड्डा साहब के रास्ते का रोड़ा थे, वो अपने आप बीजेपी में शामिल हो गए और आज उन्होंने बीजेपी के लिए मुश्किलें पैदा कर दी हैं। जो बीजेपी अगर साथ लेने वालों को, जो कांग्रेस से गए हुए उनको टिकट नहीं देती है, तो बीजेपी का जो रूट लेवल का कार्यकर्ता है वो नाराज हो जाता है। अगर बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं को टिकट देती है तो जो बड़े चेहरे, बड़े नाम जिनके दम पर बीजेपी चुनाव लड़ना चाहती है वो पार्टी बदल सकते हैं, क्योंकि राजनीति में घर वापसी का एक ऑप्शन सबके पास रहता है। तो ऐसे में बीजेपी की मुश्किलें इसलिए बढ़ी हुई है और बीजेपी के नेता अब कांग्रेस से बीजेपी को आग दिखाने लगे हैं। मैं आपको बादशाहपुर का उदाहरण दूं, गुड़गांव की जो बादशाहपुर विधानसभा है, वहां से मुख्यमंत्री मनोहर लाल के बहुत खासम खास उनके ओएसडी रहे जवाहर यादव चुनाव की तैयारी कर रहे थे काफी समय से, लगभग 2 साल। लेकिन राव नरवीर ने ऐलान जंग कर दी कि अगर मुझे टिकट नहीं मिला बादशाहपुर से तो मैं कांग्रेस से चुनाव लड़ूंगा। अमित शाह जी उनको बुलाते हैं, बैठते हैं, मीटिंग होती है और राव नरवीर मानते नहीं है, उनके टिकट फाइनल करना पड़ता है पार्टी को। तो ये स्थिति आज आम आदमी बीजेपी की हो गई है और ये बगावती सुर दिखाई दे रहे हैं। आप देखिए रणजीत चौटाला कितना बड़ा नाम है, सावित्री जिंदल कितना बड़ा नाम है, ऐसे तमाम लोगों की, कविता जैन कितना बड़ा नाम है, तमाम लोगों की आप लिस्ट तैयार कर सकते हैं जो बीजेपी से नाराज हुए और बीजेपी के बड़े चेहरे थे। तो ऐसे में बीजेपी की टेंशन बढ़नी लाजमी है और इसका फायदा कहीं ना कहीं कांग्रेस को मिल रहा है। कांग्रेस के लिए यह भी अच्छा है कि कुछ बड़े नेता जो बगावत करते थे या जो अपने लोगों को टिकट देने के लिए लड़ते थे, आज वो कांग्रेस में नहीं है, वो बीजेपी में पहुंच चुके हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं लाडीपाल जी। बीजेपी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में 9 एमएलएस के टिकट काटे गए हैं। वो तो नाराज हैं ही, कुछ सीटों पर बड़े लोग जो टिकट के दावेदार थे उनको भी टिकट नहीं मिला, वो भी नाराज हैं। हालात बहुत चुनौतीपूर्ण है आपके लिए। जी, भारतीय जनता पार्टी के अंदर, हर पार्टी के अंदर जो राजनीतिक क्षेत्र के लोग होते हैं, हर आदमी अपनी मंशा लेकर के राजनीति में आता है। निश्चित तौर पर जब वो चुनाव लड़ने की बात आएगी तो वो खुद चुनाव लड़ेगा। मेरे शीर्ष नेतृत्व को आग्रह है कि जब भारतीय जनता पार्टी की टिकट की बात आती है, जो लोकल जो कैंडिडेट होता है, स्थानीय जो कैंडिडेट होता है, जो तैयारी करता है, उसको टिकट देनी चाहिए, ना कि पैराशूट को। अगर पैराशूट को दोगे तो निश्चित तौर पर की पार्टी के अंदर बगावत होती है, कहीं ना कहीं पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो नाराज होता है।
और पार्टी कोई भी पार्टी हो, तो कांग्रेस पार्टी में भी है, कांग्रेस पार्टी के लोग भी नाराज हुए बैठे हैं। आने तो इनकी पहली लिस्ट में दिखा दूंगा आपको कितनी भगदड़ इनके अंदर होगी। ये डर के मारे लिस्ट जारी नहीं कर रहे, जैसे इनकी लिस्ट आएगी मैं दिखा दूंगा इनके अंदर क्या क्या होगा। ये सभी भागेंगे, टिकट तो एक ही आदमी को मिलनी होती है ना। तो मैं अपने शीर्ष नेतृत्व पे विश्वास करता हूं। आज हमारे विधानसभा के अंदर भी हमें पीड़ा हुई कि हमारे यहाँ पे पैराशूट कैंडिडेट दिया, इसी तरह से और विधानसभा में भी ऑफकोर्स मैं बिल्कुल कहना चाहता हूँ वहां पे हुई है। जहां पे चूक हुई है वहां पे सुधार करना चाहिए जी, क्यों नहीं करना चाहिए। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं नितिन जी। बीजेपी ने जाट दलित दोनों ही समाज को ओबीसी के करीब करीब बराबर ही टिकट दिया है। इसके पीछे भी कहीं ना कहीं कांग्रेस की रणनीति को काउंटर करने की कोशिश है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस देश में हमेशा से ही वोट बैंक की राजनीति करती आई है। मामला हिंदुत्व का हो, मामला आदिवासियों का हो, मामला महिलाओं का हो, इन्होंने अपनी राजनीति को चमकाने के लिए क्या क्या नहीं किया। सरकारी खजाने से जो है मध्य प्रदेश में पैसा बढ़ा गया, और पैसा जो है 250 रुपए और 5000 का कर्ज। आप हरियाणा की बात करिए महोदय, आप हरियाणा की बात करिए, आप हरियाणा की बात करिए। हरियाणा में हरियाणा पे आइए, हरियाणा पे रहिए। देखिए, मनोहर लाल अपनी खट्टर ने टिकट क्यों डिक्लेयर कर पाए, मुझे बताने का काम करें। इनसे कोई पूछने वाला तो बने कि कांग्रेस पार्टी ठीक है लाठी जी, नितिन जी को बात अपनी कंप्लीट करने दीजिए, फिर आपके पास आऊंगा जी। हरियाणा में सबसे पहले जमीन पूरी खराब की मनोहर लाल खट्टर ने। मोदी ने जो उनको आरएसएस का एक सीईओ बना के हरियाणा को विकास की आवश्यकता थी, हरियाणा को जमीनी नेता की आवश्यकता थी, हरियाणा को की जो है आर्थिक स्थिति को और युवाओं को खेल कूद में आगे करने के लिए एक जमीनी मुख्यमंत्री की आवश्यकता थी। लेकिन हरियाणा की राजनीति को खत्म करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने अपने सीईओ मनोहर खट्टर को बिठाला, और तभी से हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी खत्म हो चुकी थी। आज ये जो आप देख रहे हैं भाजपा की स्थिति, इसकी स्क्रिप्ट जो है पहले ही लिखा चुकी थी, इसको खत्म करना था। आप देखिए, हरियाणा के जितने भी अच्छे नेता हैं उन सबको नरेंद्र मोदी एंड कंपनी ने मार दिया है। ऐसा ही हर जगह हो रहा है, हर प्रदेश में यही स्थिति है। जो लाल कृष्ण आडवाणी या अटल बिहारी वाजपेयी या उससे कम दौर के जो नेता थे उनको एकदम साइड से किया जा रहा है, और आरएसएस को भी साइड से किया जा रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी की जो पॉलिसी है कि हम जो है दूसरे दल में आग लगाकर खुश रह सकते हैं, तो ये संभव नहीं है आलोक जी। कभी किसी पड़ोस का घर जलाकर आप सुकून से सो नहीं सकते। तो भारतीय जनता पार्टी की जो पॉलिसी है कि तोड़ो मरोड़ो, दबाओ और राज करो, ये पॉलिसी अब खत्म होने वाली है। और हरियाणा में जो विद्रोह है, देखिए, कांग्रेस विपक्षी दल है, भारतीय जनता पार्टी की हर बात का विरोध करेगा, ये एक स्वाभाविक सी बात है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ही भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो स्वर उभर रहे हैं और जो एक्सक्लूसिव रूप में सामने आ चुके हैं मीडिया के सामने, वो तो जो है जग जाहिर है। और हरियाणा है छोटा सा प्रदेश है, कितने एमएलए हैं, कितने सांसद हैं, अगर वहां से इतनी बड़ी तादाद में बीजेपी के नेता टूट रहे हैं तो आप समझिए कि विधानसभा चुनाव में बिल्कुल सूखड़ा साफ होना है इनका, भारतीय जनता पार्टी का। ठीक है नितिन जी। संदीप जी, संपूर्ण विपक्ष को परिवारवाद पर घेरने वाली बीजेपी पार्टी हरियाणा में राव इंद्रजीत की बेटी को टिकट देती है, राज्यसभा सदस्य किरण चौधरी की बेटी श्रुति चौधरी को टिकट देती है, सांसद कार्तिकेय जी के मदर शक्ति रानी शर्मा को टिकट देती है। कुल मिलाकर लगता है कि चुनाव जीतने के लिए पार्टी अपने उसूलों को भी दरकिनार करने के लिए बिल्कुल तत्पर बैठी हुई है। देखिए आलोक जी, पार्टी के उसूल है कहाँ? वो चुनावी स्टेटमेंट होती है जिनको आप जुमला भी कह सकते हैं, और बीजेपी के नेता बता चुके हैं। बीजेपी में कई बड़े नेताओं को ये कह करके निपटा दिया गया कि 70 साल से ऊपर के लोगों को रिटायरमेंट ले लेना चाहिए या उनको टिकट नहीं मिलेगा, जबकि प्रधानमंत्री खुद 74 ईयर्स के हो चुके हैं। इसी तरीके से जब जहां जो दांव अपने हिसाब से ठीक लगता है, अगर परिवार की बात करते हैं तो आज जय साहब बीसीसीआई के और चीफ नहीं होते तो ये चीजें कहीं भी धरातल पर नहीं होती हैं, सच नहीं है।
ये केवल कांग्रेस को घेरने के लिए, कांग्रेस पर आरोप लगाने के लिए ही बीजेपी ये स्टंट इस्तेमाल करती है। हकीकत इससे बिल्कुल उलट है। हकीकत ये है कि चाहे हमें महबूबा मुफ्ती से गठबंधन करना पड़ जाए, बात हम पाकिस्तान की करेंगे, आतंकवादियों की करेंगे, महबूबा को उनका समर्थक कहेंगे, चाहे हमें नीतीश कुमार के डीएनए में प्रॉब्लम दिखे लेकिन जरूरत पड़ेगी तो उससे गठबंधन करेंगे। तो ये चीजें केवल और केवल कहने की है, जैसे हाथी के दांत दिखाने की ओर, खाने की ओर। और वही चीजें जो आपने एग्जाम्पल के साथ समझाई, आरती राव को टिकट मिल जाता है, किरण चौधरी की बेटी श्रुति को टिकट मिल जाता है, और ऐसे एक नहीं है, ऐसे अनेक एग्जाम्पल है। बल्कि जो लोग हाल ही में बीजेपी ज्वाइन किए, अभी 6 महीने भी नहीं हुए, साल भर भी नहीं हुआ, उनको टिकट मिल जाता है पार्टी में, और पार्टी कार्यकर्ताओं को साइड लाइन कर दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं इसीलिए पार्टी में आज नाराजगी है, और पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो दूसरी पार्टियों की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रहा है, और उसने मन बना लिया है कि बीजेपी को सबक सिखाना है। तो कहीं ना कहीं मैं ये मानता हूं कि राष्ट्रीय नेतृत्व और जो संगठन है ये उसका फेलियर है। जी बिल्कुल, ठीक है। लाडीपाल जी, एक अंतिम सवाल ले लेता हूं आपसे। मुख्यमंत्री साहब को करनाल से लाडवा क्यों जाना पड़ा? नितिन जी, ये सवाल तो आप मुख्यमंत्री जी से पूछे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अंदर देखिए, जो देश का सबसे बड़ा, देश और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। आप अंतरकला की बात करेंगे, जो ये बड़ी बड़ी बातें आज चैनल पे बैठ के जो लोग करते हैं, जब उनकी पहली लिस्ट आएगी ना तो तब देख लेना क्या होगा। जी, वो तो मैं पहले ही बोल चुका हूं कि लिस्ट तो आने दीजिए, आपके यहाँ क्या स्थिति रहती तभी सारी चीजें क्लियर हो पाएंगी। लेकिन लाडीपाल जी, वक्त कम है, चर्चा को यही विराम देना पड़ेगा। आप तीनों मेहमानों का शुक्रिया करूंगा। बीजेपी के अंदर बहुत असंतोष दिख रहा है, कई विधायकों से लेकर पूर्व मंत्रियों तक ने पार्टी छोड़ दी है, और ऐसा लग रहा है कि ये असंतोष अभी थमने वाला नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि दूसरी पार्टियों की हालत कोई बहुत अच्छी है, वहां भी एक अनार 100 बीमार वाली हालत है। वहां भी टिकट घोषित होते ही असंतोष का लावा फूटना तय है। इससे यह भी जाहिर है कि नेताओं के लिए सत्ता ही सब कुछ है, और संगठन, अनुशासन और विचारधारा इनके लिए बस जुमले ही हैं। फिलहाल शुद्ध सियासत में इतना ही। आप देखते रहिए देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए TV 27 न्यूज़। नमस्कार।